गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल स्कूल.कॉलेज में स्वागत है। इसके जस्ट पहले वाले लेक्चर में हमने क्या देखा था, बीसीसी 1 का चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप में 5 यूनिट हैं। उसमें से पहला यूनिट में 3 टॉपिक था, वो तीनों वीडियो हमने डाल रखा है। सेकेंड यूनिट में क्या है, उसमें भी 3 टॉपिक है, मतलब 3 पॉइंट्स है, या 3 टॉपिक कहो या 3 पार्ट कहो, मतलब 3 बुलेट पॉइंट्स है। आपके सिलेबस में देखना आप, उसमें से यूनिट 1 कंप्लीट हो चुका है। यूनिट 2 में अंडरस्टैंडिंग एडोलसेंस, ये टॉपिक नंबर 2 है। टॉपिक नंबर 2 का मतलब है कि भाई साहब हमने टॉपिक नंबर 1 कंप्लीट करा चुका है। इसके जस्ट पहले आप जाके वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टॉपिक नंबर 2। टॉपिक नंबर 2 में क्या क्या चीजें हैं, मेन चीजें मैं वो बता देता हूं। टॉपिक नंबर 2 में क्या है, किशोरों के रूप में बढ़ना, यानी ग्रोइंग अप एज ए एडोलसेंस। जाकर के आप देखिएगा अपने सिलेबस में आपका लिखा होगा कि ग्रोइंग अप एज ए एडोलसेंस, यानी कि किशोरों के रूप में बढ़ना। और किशोर का क्या टाइमिंग है, 12 से, हमें पता ना, 0 से लेकर के 2 साल तक शैशवावस्था यानी इन्फेंसी कहते हैं। उसके बाद 2 साल से लेकर के 12 साल तक या 11 साल तक हम क्या कहते हैं, बाल्यावस्था यानी चाइल्डहुड कहते हैं। उसी चाइल्डहुड को 2 भागों में बांटा गया है। मैंने पहले वीडियो में बीसीसी 1 में जो यूनिट 1 है उसमें मैंने ये सब डिस्कस कर रखा है, जाकर के वीडियो देख लीजिएगा। और जितना भी वीडियो डाल रखा है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का, दोनों में क्या होगा, आप उतना देख लोगे, सीटेट का आधा क्वेश्चन आपका ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये एक चीज आप पढ़ लेते हो ना, तो सीटेट का एक क्वेश्चन इसके अंदर है अब तक जो भी पूछा हुआ है, ठीक है। पूरे के पूरे सिलेबस में बात कर रहा हूँ, ठीक। आगे बढ़ते हैं। और ये बीसीसी 1 चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप सीडीपी जो नाम है चाइल्डहुड, इससे 30 नंबर का क्वेश्चन रहता है। और ये बीसीसी 1 अकेला उसमें से कम तो 15 से 20 मार्क्स कैरी करता है, ठीक है। बाकी किसी से पूछे ना पूछे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको डिटेल में से कम तो 10 वीडियो के आसपास आएगा, ठीक है। बाकी सब छोटे छोटे टॉपिक हैं तो उससे नहीं, मगर ये टॉपिक अच्छे से आप पढ़िए। मैं इसलिए इतना ज़्यादा मेहनत करके ये लाता हूँ ताकि आपको एक पॉइंट्स को आप अपने नोट्स में लिख लीजिए, ठीक है। आइए बढ़ते, इसमें क्या पढ़ना है हमें पढ़ना है ग्रोइंग अप एज एडोलसेंस, यानी किशोर अवस्था में हम कैसे कैसे ग्रो कर रहे हैं, उसके ऊपर मेरे ऊपर क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है, वो सारे को देखना है। भाई साहब हम क्या है कि किशोर के रूप में बढ़ना क्या है कि धर्म, सामाजिक संस्कृति, लिंग, वर्ग, गरीबी एवं मीडिया का प्रभाव। मतलब हमारे सिलेबस में क्या है, 1 2 3 4 5 6, यही 6 का क्या प्रभाव पड़ता है, किस पर, किशोरों के ऊपर। किशोर जैसे 12 साल से ऊपर धीरे धीरे ऊपर होते जाते हैं, तो इन सभी का क्या क्या प्रभाव पड़ता है उनके ऊपर, है ना, ये हमें देखना है, ठीक। तो पहले समझ लेते हैं प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन क्या है, दिख रहा है साफ साफ। कहता है किशोरावस्था मानव जीवन की सबसे महत्वपूर्ण, ये बताया था किशोरावस्था। भाई साहब किशोरावस्था संक्रमणकालीन अवस्था कहलाती है, जिसमें बालक धीरे धीरे वयस्क यानी मैच्योरिटी की ओर जाता है। क्लियर है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, इस अवधि में केवल शारीरिक परिवर्तन नहीं होता है, बल्कि मानसिक यानी कि मेंटल परिवर्तन होता है, सामाजिक यानी सोशल डेवलपमेंट होता है, भावनात्मक यानी इमोशनल डेवलपमेंट भी होता है, नैतिक यानी मोरल डेवलपमेंट भी होता है, का तीव्र गति से विकास होता है। भाई साहब शारीरिक मतलब हो गया फिजिकल परिवर्तन, ठीक है। आगे आते हैं, किशोर यानी एडोलसेंस का व्यक्तित्व केवल जैविक कारकों से ही नहीं बनता, मतलब बायोलॉजिकल फैक्टर से ही नहीं बनता, बल्कि निम्न सामाजिक कारकों से भी विकास को गहराई से प्रभावित करते हैं। अब वो फैक्टर कौन कौन से हैं, केवल जैविक कारकों से नहीं, मतलब केवल बायोलॉजिकल से नहीं होता है, जबकि कुछ और भी कारक हैं। वो कौन कौन कारक हैं, तो वो हैं धर्म यानी रिलीजन, जो यहाँ दे रखा है आपके टॉपिक में, सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश यानी कि सोशियो कल्चर इन्वायरमेंट, उसके बाद वर्ग यानी कि कौन से क्लास से आता है, मिडिल वर्ग, मिडिल क्लास, अपर क्लास ऐसा, फिर पॉवर्टी यानी कि गरीबी, उसके बाद लिंग यानी कि जेंडर, फिर मीडिया का क्या रोल है, इन सब का क्या इफेक्ट पड़ता है एडोलसेंस के ऊपर, वो हमें देखना है। क्लियर है, इधर पढ़ते हैं। कहता है किशोर के रूप में बढ़ना है क्या भाई, किशोरावस्था में व्यक्ति जो है अपनी पहचान यानी आइडेंटिटी बनाता है, ये इसके पहले वाले वीडियो में बता रखा है।
स्वतंत्र सोच यानी इंडिपेंडेंट थिंकिंग बढ़ जाती है, अकेला सोचने लगता है। समाज में अपनी भूमिका, समाज में उसकी क्या भूमिका है यह भी वो सोचने लगता है। भविष्य के लक्ष्यों एवं जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक, भाई भविष्य में उसको क्या क्या करना है, उसका एम क्या है, इसके प्रति वो जागरूक हो जाता है। पहचान निर्माण की प्रक्रिया, वो जो पहचान यानी कि हमने क्या कहा था कि जो आइडेंटिटी बनाना चाहता है ना, उसकी प्रक्रिया क्या है, किशोरावस्था में आएगा, स्वतंत्र सोच हो जाएगा, पहचान निर्माण होगा, सामाजिक भूमिका समझ होगी, जिम्मेदार नागरिक होगी। एग्जाम में ऐसे लिख दोगे फुल में फुल मार्क्स मिल जाएगा। विशेष ध्यान देने वाली बात क्या है, यह पूरी प्रक्रिया अनेक सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों से प्रभावित होती है जो किशोर के व्यक्तित्व, व्यवहार और दृष्टिकोण को आकार देती है। यानी कि बहुत सारे सोशल और कल्चर अगर किशोर को मिलता है तो उससे वो प्रभावित होता है, जिससे कि उस बच्चे का यानी उस किशोर का यानी उस एडोलसेंस एज का व्यक्तित्व यानी क्या हो गया, पर्सनैलिटी, व्यवहार यानी कि बिहेवियर, और जीवन दृष्टि यानी कि लाइफ विजन यानी लक्ष्य समझ लो, को आकार मिलता है कि हमें किस आकार में किधर जाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आइए, कहता है कि मुख्य शब्द याद रख लीजिए भाई, एडोलसेंस का मतलब होता है किशोरा अवस्था, आइडेंटिटी का मतलब होता है पहचान, एडल्टहुड का मतलब होता है वयस्कता, एडल्टहुड मतलब वयस्कता है ना, जो वयस्क हो जाता है यानी परिपक्व हो जाता है यानी मैच्योर हो जाता है। जेंडर का मतलब होता है लिंग। ठीक है, अच्छा, जेंडर और सेक्स दोनों बहुत ही अलग अलग चीजें हैं। सेक्स जो है क्या है, जैविक होता है, क्या करता है भगवान उसको शारीरिक रूप से उस तरह से दो अलग अलग भिन्न चीज़ों को बना करके भेजता है। लेकिन जेंडर क्या होता है, समाज के बनाए हुए कुरीतियाँ। जैसे कोई लड़का हुआ तो समाज अपने आप रूढ़िवादी यानी कि स्टीरियोटाइप पहले से परंपरा चली आ रही है कि लड़का है तो चलो भाई इसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे। ठीक है, वो जो है घर के काम में क्या करेगा, तो वो झाड़ू वाला नहीं लगाएगा, वो बाहर जाकर सिलेंडर लाएगा, ये सोचा हुआ चीज़ है। ठीक है, लड़की अगर हो गई तो हाँ भाई वो घर में झाड़ू लगाएगी, खाना बनाएगी, मम्मी का हेल्प करेगी। ये रूढ़िवादी सोच है, स्टीरियोटाइप सोच है, ये है ना, स्टीरियोटाइप थिंकिंग कहते हैं इसको, वो चीजें होती है। तो इसको कहते हैं जेंडर, यानी कि जो समाज द्वारा बनाया गया रूल रेगुलेशन है, जो समाज अपने अपेक्षा करती है कि भैया अगर लड़का है तो ऐसा करेगा, लड़की है तो ऐसा करेगा। तो लड़का लड़की भी बचपन से वैसा मिल रहा है तो वैसा वो करते रहता है। तो समाज द्वारा बनाई गई भावनाएं तथा अपेक्षाओं को जो पूरा करता है उसको जेंडर कहते हैं। लेकिन सेक्स क्या है, दैट इज अ बायोलॉजिकल डिफरेंस, है ना, वो ऊपर से ही बन करके आता है। चलिए, ये दोनों बहुत ही कंफ्यूजन वाला चीजें हैं जो आपको मैंने बता दिया। नेक्स्ट, पोवर्टी मतलब गरीबी, मीडिया मतलब मीडिया ही होता है, सोशियो कल्चर कॉन्टेक्स्ट मतलब सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ। ठीक है, आगे बढ़ते। ये क्या है, किशोरावस्था से आप क्या समझते हैं भाई, कुछ प्रश्न है, ये प्रश्न आप एकदम ध्यान लीजिएगा। मीडिया किशोरों के व्यक्तित्व विकास को कैसे प्रभावित करता है, ये क्वेश्चन 5 नंबर का आया हुआ था, 6 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, एकदम ध्यान से देख लीजिएगा, अगर नहीं दिख रहा तो मैं थोड़ा सा बड़ा भी कर देता हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन 6 नंबर। किशोरावस्था में पहचान करने आइडेंटिटी फॉर्मेशन की प्रक्रिया, ये भी क्वेश्चन इसी बार आया हुआ था 2026 में फर्स्ट ईयर के एग्जामिनेशन में। 4 नंबर, लिंग वर्ग गरीबी किशोरों के विकास को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, ये क्वेश्चन पांचों के पांचों क्वेश्चन देख लीजिए, मुझे लगता है कि आराम से दिख रहा होगा, है ना। हाँ, किशोरावस्था से आप क्या समझते हैं, किशोर के रूप में बदलना। ओके, चलिए, ये तो आपको दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं भाई साहब, यानी कि अभी हम क्या देख रहे हैं, ये आ गया धर्म। अभी है क्या धर्म, जरा देख लेते हैं। एक्चुअल में अभी हम पढ़ क्या रहे हैं, अभी हम ये पढ़ रहे हैं कि जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं, यानी किशोरावस्था में 5-6 साल का समय लगता है, उसमें 5 फैक्टर कैसे कैसे चेंज होता है। उसमें पहला फैक्टर क्या है, धर्म। तो धर्म यानी कि रिलीजन का क्या प्रभाव पड़ता है किशोरावस्था पर, वो हम देख रहे हैं। ठीक है, मेन पॉइंट्स देखिए। धर्म का क्या अर्थ होता है भाई साहब, धर्म जो है उन विश्वास, मूल्य, आस्थाएं, नैतिक सिद्धांत का समूह होता है जो व्यक्ति के जीवन को दिशा प्रदान करता है। हाँ, धर्म क्या होता है भाई साहब, क्या अपना आपका क्या विचार है, वही ना हम देखते हैं हमारा क्या विचार है। हिंदू है तो उसका अलग विचार होता है, मुस्लिम है तो उसका अलग विचारधारा होती है, तो वही कह रहा है। और समूह में उसका सिद्धांत क्या है, तो ऐसे करके रूल रेगुलेशन क्या है, ऐसे करके उसको धर्म कहते हैं। अपना अपना कल्चर है मानने वाले। तो धर्म के दो चीजें होती हैं, 2 प्रभाव होते हैं। एक तो अगर आपका धर्म, किसी धर्म को आप मान रहे हैं तो हर धर्म में
कुछ नेगेटिव चीज़ें होंगी, कुछ पॉजिटिव चीज़ें होंगी। तो हमें धर्म को पहले दोनों चीज़ें देखना है ना। तो हमें क्या देखना है, धर्म के सकारात्मक प्रभाव। अब ये जो धर्म का सकारात्मक प्रभाव है तो किसके ऊपर भाई, तो किशोरों के ऊपर यानी एडोलसेंस के ऊपर। तो उस बच्चे के ऊपर धर्म का पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या पड़ेगा हम वो देख रहे हैं, ठीक है। तो क्या होता है, धर्म किशोरों में नैतिक मूल्य का विकास करता है, एकदम सही बात है। धर्म सही एवं गलत, भाई साहब कहता है सही एवं गलत में अंतर करना सिखाता है। देखिए कोई भी हो धर्म, रामायण हो, गीता हो, कुरान हो, बाइबल हो, सभी जो है सही गलत में अंतर करेगा, सही चीज़ों को सिखाएगा। यही धर्म का अच्छा चीज़ें हैं भाई साहब। धर्म सामाजिक सद्भाव एवं सहयोग की भावना को विकसित करता है। धार्मिक शिक्षा, देखिए धार्मिक शिक्षा अनुशासन एवं जिम्मेदारी का विकास करता है। धर्म जो है किशोरों को मानसिक शांति देता है तथा आत्मविश्वास बढ़ाता है, बिल्कुल सही। धर्म सेवा, दया, करुणा जैसे गुणों का विकास करता है, ठीक है। ये हो गया सकारात्मक प्रभाव। लेकिन नेगेटिव इम्पैक्ट भी होते हैं, किसके ऊपर, नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं किसके ऊपर, तो किशोरों के ऊपर। क्या होता है कि भैया धार्मिक कट्टरता सामाजिक तनाव उत्पन्न कर देती है। अब देखिए किशोर, अभी ही प्रोटेस्ट हो रहा है, तो इसमें जो भी मीडिया है, गोदी मीडिया जिसको कहा जाता है, तो होता क्या है कि ये लोग कर रहे हैं, मैंने अब खुद देखा है वीडियो में कि भाई साहब वो लोग कर रहे हैं प्रोटेस्ट की शिक्षा के प्रति, और ये लोग जाकर के पूछ रहे हैं कि राम मंदिर में सोना से चोरी हो गया। अब बताइए, तो ये क्या हुआ, राम मंदिर का मुद्दा उठाया तो बाबरी मस्जिद का भी मुद्दा उठेगा। तो ये क्या हो गया, धर्म की जो कट्टरता है इस चीज़ों को ज़्यादा इन्फ्लुएंस कौन करता है, तो भाई जो किशोरावस्था में होते हैं वही लोग ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं इन चीज़ों से। तो वो क्या है, धर्म, अगर हम किसी धर्म को मान रहे हैं, ये किसी धर्म को मान रहा है, कोई हिंदू है कोई मुस्लिम है, तो कन्फर्म है कि दोनों डिबेट करेगा तो लड़ जाएगा, क्योंकि अपने अपने धर्म को मान रहा है। तो ये नेगेटिव चीज़ें हो गई। दूसरा, अंधविश्वास और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को प्रभावित करता है। भाई साहब आप देखते होंगे गांव घर में कहता है किसी को भूत धर लिया और उसको झड़वाने के लिए ले जाया जाता है कहीं पे, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। एक्चुअल में वैज्ञानिक दृष्टि देखोगे तो कोई ना कोई उसको बीमारी हो रखा होगा, ठीक है। और बहुत सारा ये क्या कह रहा है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को खत्म कर देता है। मतलब आपको पता होगा कोई एक केमिकल आता है, उस केमिकल को अगर आप पानी में मिला दोगे तो लाल हो जाता है। अब साधु बाबा लोग जानते हैं, जाके खरीद लेते हैं, गांव में जा करके कहते हैं देखो इस पानी को मैं लाल कर दूंगा, ऐसे करके डालते हैं, लाल हो जाता है। या फिर आपको पता होगा कि नींबू, चाकू में एक केमिकल आता है, उसको लगा देते हैं, चाकू काटेंगे तो चाकू से जब नींबू काटते हैं तो नींबू क्या होता है, खट्टा होता है यानी एसिड होता है, तो वो उसे रिएक्शन करके पिंक कलर या रेड कलर देता है। तो कहता है देखो चाकू से जब हम काट दिए तो ये लाल हो गया, यानी कि इसका मतलब क्या है कि भाई साहब उसके अंदर भूत है इसीलिए वो लाल हो गया। तो ये सब अंधविश्वास हैं, और ये कब होगा, जब हम धर्म को ज़्यादा मानेंगे तब। मानिए वहीं तक जहाँ तक आपका जीवन शैली अच्छा चल रहा है, ज़्यादा मानना उसको अंधविश्वास कहते हैं, जिससे हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण को भी नहीं समझ पाते हैं। वही कह रहा है कि प्रभावित करता है। भाई साहब धार्मिक भेदभाव सामाजिक एकता में बाधा आ जाती है। हाँ, अब यहाँ पे कोनो हिंदू का ये चल रहा है या फंक्शन चल रहा है, यहाँ मुस्लिम का, दोनों में क्या होगा, भेदभाव, सामाजिक एकता में बाधा आ जाएगा। ये कहेगा नहीं मेरा डीजे बजेगा, ये कहेगा नहीं मेरा ये बजेगा, तो सामाजिक एकता में क्या होगा, ये बाधा आएगा। ये चीज़ समझना है। भाई साहब हमारे देश में कितने धर्म हैं, तो हिंदू, ईसाई, इस्लाम, सिख, बौद्ध, जैन, ये सब के सब विभिन्न धर्म हैं, और ये सब में अलग अलग जैसे हिंदू है तो हाथ जोड़ते हैं, मुस्लिम है तो दुआ करते हैं, क्रिश्चियन है तो इस तरह से बाइबल ऐसे ऐसे करते हैं, है ना। सबका अलग अलग क्या है, अपना अपना मान्यताएं हैं, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। प्रभाव क्या पड़ेगा वो हमने देख लिया। निष्कर्ष क्या है भाई साहब, धर्म का संतुलित विवेकपूर्ण पालन करना। धर्म मानिए मगर संतुलित में मानिए, और अपने विवेकपूर्ण मतलब कि अपने बुद्धि के हिसाब से मानिए। क्या कहता है, सर्वांगीण विकास में सहायक होती है। सही बात है। जबकि कट्टरता, अंधविश्वास और भेदभाव रखिएगा तो वो विकास में बाधक बनता है। ये आपका निष्कर्ष हो गया। बिल्कुल सही बात है। अभी हम देख लिया धर्म के ऊपर, यानी हमने क्या देखा भाई साहब, ये जो धर्म है इस पर क्या क्या धर्म का किशोरों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, तो पहला चीज देख लिया। अब हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट चीज है सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ, यानी कि सोशियो कल्चर कॉन्टेक्स्ट में क्या क्या प्रभाव पड़ता है, तो अब हम ये देखने वाले हैं। और किसके ऊपर प्रभाव पड़ता है, तो हमेशा ध्यान में रखेंगे कि किशोर के बारे में बात कहा जा रहा है ना। तो आइए समझते हैं भाई साहब। सामाजिक संस्कृति का संदर्भ से आशय है कि उस सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण जिसमें किशोरों का पालन पोषण एवं विकास होता है।
उस समाज में जहाँ पे समाज, अच्छे समाज भी हो सकते हैं, बुरे समाज भी हो सकते हैं, जिस समाज में बच्चे का पालन पोषण होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ। सामाजिक संस्कृति संदर्भ के प्रभाव, भाई साहब प्रभाव तो किसके ऊपर प्रभाव? तो एडोलसेंस यानी कि किशोरों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या क्या प्रभाव पड़ेगा? ध्यान ये, समाज के मूल्य एवं मान्यताएं किशोर के व्यवहार में आ जाएगा। संस्कृति किशोर की पहचान निर्माण यानी आइडेंटिटी बन जाएगा, वही कि हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, यही तो आइडेंटिटी हो गई। पारिवारिक परंपराएं किशोरों के व्यक्तित्व को आकार देती है। सामाजिक रीति रिवाज जीवन शैली में आ जाएगा, उन्हें प्रभावित करेगा। सांस्कृतिक विविधताएं आ जाएंगी। भाषा और संचार कौशल मतलब कम्युनिकेशन स्किल आपका उसी तरह का हो जाएगा। समाज की अपेक्षाएं किशोरों के व्यवहार एवं लक्ष्यों को निर्धारित करती है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे बच्चे हैं, उसी अवस्था में है। संस्कृति प्रभाव को समझे, कैसे समझिएगा भाई? परिवार में क्या है? परंपराएं, परिवार की क्या क्या परंपराएं हैं, उसके मूल्य और संस्कार समझेंगे। शिक्षा एवं मीडिया से क्या समझेंगे? ज्ञान और जानकारी मिलेगा हमको। संस्कृति से क्या समझेंगे? भाषा, कला, त्योहार, रीति रिवाज समझेंगे। समाज में मूल्य और मान्यताएं और अपेक्षाएं होगी। रीति रिवाज जीवन शैली क्या होगा? खान पान, पहनावा और रहन सहन होगा। सांस्कृतिक विविधता में क्या होगा? सहिष्णुता, सम्मान और समन्वय होगा। ठीक है, ये चीजें हम देख लिए, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कुछ उदाहरण। उदाहरण क्या है भाई? ग्रामीण किशोर, परिवार से निकटता। ग्रामीण किशोर में क्या क्या चीजें होती हैं? परिवार से निकटता होती है, परिवार के आसपास मिल रहे परंपराओं का पालन करते हैं, प्रकृति के निकट मतलब नेचुरल, मतलब कि नेचर के निकट रहते हैं, और सरल जीवन से एकदम सादा जीवन, उच्च विचार वाला कहानी होता है। लेकिन शहरी में क्या होता है? टेक्निकल होता है, अधिक, देखिए अधिक क्या होता है? अधिक अवसर मिलते हैं, प्रतिस्पर्धा का वातावरण होता है यानी कंपटीशन ज़्यादा होता है, और स्वतंत्र सोच होती है। ठीक है, देखिए महत्वपूर्ण बात है क्या है? सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ किशोरों के विचार व्यवहार, मूल्य, पहचान और लक्ष्यों को गहराई से प्रभावित करती है। ठीक है, चलिए मुझे लगता है ये चीज़ें आराम से आप लिख लीजिएगा, है ना। सामाजिक संस्कृति हो गया, ये एक यहाँ तक लिख लीजिएगा सामाजिक संस्कृति। अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं लिंग यानी जेंडर। जेंडर पे क्या प्रभाव पड़ता है? हाँ भाई, जेंडर पे क्या प्रभाव पड़ता है तो समझते हैं भाई साहब। जेंडर पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो भाई साहब जेंडर पहले कहते किसको हैं? आशय है समाज द्वारा स्त्री एवं पुरुष के लिए निर्धारित भूमिकाएं, अपेक्षाएं तथा व्यवहार से है। बात समझे? जैसे हमने क्या बोला? समाज द्वारा। लिंग यानी कि जेंडर को हमेशा ध्यान रखिए। समाज क्या क्या उससे भूमिकाएं बांधे हुए है और उससे अपेक्षाएं बांधे हुए हैं, और व्यवहार कैसा होना चाहिए। अगर लड़का है तो उसका व्यवहार होना चाहिए कि एकदम स्ट्रांग हो, लड़की हो तो शर्मीला हो। ये समाज कहता है कि तुम ऐसा रहो। लड़की अगर हो गई तो तुम ऐसा रहो, शर्मा के रहो। लड़का अगर हो गया तो कितना दुख आ गया, थोड़ा सा रोने लगा तो बोले क्या लड़की की तरह रोता है, उसको समाज बोल रहा है। तो समाज के द्वारा बनाई हुई अपेक्षाएं, उसको क्या बोलते हैं? जेंडर कहते हैं। समाज कहता है कि लड़का है, अच्छा ठीक है, ये 2 किलो उठा कर ले आएगा, बाजार जाएगा, बाहर में यही जाएगा। लड़की है, अच्छा ठीक है, तुम झाड़ू लगा लो, किचन में काम कर लो। इसको क्या बोलते हैं? जेंडर यानी कि लिंग बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई साहब। हमेशा जेंडर में क्या है ना, ये जो लड़का है, लड़का हमेशा समानता के ऊपर रहेगा, सम्मान मिलेगा, अवसर मिलेगा। इसको अवसर पक्का मिलता है। लड़का लड़की किसी घर में हो गया तो बड़े बड़े बुजुर्ग क्या कहते हैं कि लड़का को पढ़ाओ, लड़की को नहीं पढ़ा सकते हो तो उसको तो दूसरे के घर जाना है। तो ये समाज बना रखा है। ठीक है, लेकिन लड़की क्या सोचती है? हमको भाई अधिकार मिल जाए, हमको स्वतंत्रता मिल जाए, समान भागीदारी मिल जाए, ऐसा हमको मिल जाए, ये सोचती है ऐसा। ये ऐसे का मतलब है कि सोच रही है ये सब चीजें, है ना। आगे बढ़ते हैं। किशोरों पर लिंग का प्रभाव, अब ये सबसे मेन चीजें हैं। अगर जेंडर मतलब कोई लड़का हो गया तो वो बचपने से, चूंकि 12 साल के बाद से क्या प्रभाव पड़ेगा वो हम देख रहे हैं, क्योंकि ये क्या है? किशोरों के ऊपर देख रहे हैं। लेकिन बचपन से तो उसी परिवेश में रह रहा है। लड़का है तो लड़के जैसा ट्रीट होगा। तो उसी तरह से किशोरों के ऊपर लिंग मतलब जेंडर का क्या प्रभाव पड़ेगा वो देख रहे हैं। तो भाई साहब लड़का पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो लड़का जो है ना, समाज लड़कों से अधिक स्वतंत्र, देखो लड़कों से अधिक स्वतंत्र एवं जिम्मेदार होने की अपेक्षा करता है। क्या बोला हमने कि क्या अपेक्षा रखता है समाज? समाज सोचता है कि लड़का है तो बड़ा होकर के ये जो है ज़्यादा इंडिपेंडेंट होगा और कमा करके माँ बाप का लाठी बनेगा और उसको कमा के खिलाएगा। इसका मतलब है कि जिम्मेदार होना पड़ेगा लड़का को। लड़की
लड़कों के ऊपर आर्थिक रूप से सफलता बनने का दबाव ज़्यादा होता है। लड़का को हमेशा कहा जाएगा कि जल्दी पढ़ो, कमाओगे नहीं तो खाओगे क्या, नौकरी करो, है ना। लड़कों को भावनाएं व्यक्त करने से कई बार रोका जाता है। वही बात बोले कि अगर कोई दुख आ गया तो भैया वो संजो के रखा रहेगा, लड़की को कोई दुख आ गया तो भगा के रो देगी। तो इसका मतलब क्या है कि लड़कियां अगर रो दी, अब बाहर में देखिए लड़का लड़की में बहस होता है, लड़की रो देगी तो अरे लड़का कहीं गलती है, ऐसा होता है। लेकिन बहुत सारी जगह ऐसा भी होता है जहाँ पे लड़के जानबूझ के बदमाशी करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लड़कियां क्या सोचती हैं भाई, लड़कियों पर सामाजिक और सांस्कृतिक प्रतिबंध अपेक्षाकृत अधिक होता है। सामाजिक संस्कृति का मतलब है कि घर से निकलो नहीं, रात को 8 बजे के बाद तुमको कहीं नहीं जाना है, नाइट क्लब नहीं जाना है। ठीक है, आजकल ऐसा नहीं है, पर गांव परिवेश में मोस्ट ऑफ द फैमिली में तो ऐसा है ही, है ना। शिक्षा एवं रोजगार के अवसर कम मिलते हैं, वही तो बोला, असमानता दिखा जाता है। और कहीं कहीं तो ऐसा होता है, किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में अगर हम जाते हैं तो लड़का अगर उसी पोस्ट पे है तो उसको अगर 50,000 रुपया मिल रहा है, लड़की अगर उसी पोस्ट पे आएगी तो उसको 20,000 रुपया मिलेगा, और लड़की करती भी है काम मजबूरी के कारण। ठीक है, तो लड़का लड़की में सेम पोस्ट सेम काम के लिए वेतन भी कम और ज्यादा मिलता है, तो ये क्या हो गया, असमानता ही तो हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कई क्षेत्रों में बाल विवाह, देखो बाल विवाह भी तो हो जाता है और लैंगिक भेदभाव जैसी समस्याएं होती है। बाल विवाह भी हो जाता है, लैंगिक भेदभाव भी हो जाता है, तो इन सब चीजों को हमें देखना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई साहब। लिंग समानता से ही किशोरों का सर्वांगीण विकास संभव होता है, न्यायपूर्ण समाज का निर्माण होता है। ठीक है, ये चीज तो हम देख लेंगे, यानी कि जेंडर का क्या प्रभाव पड़ा ये भी हम देख लिए। जेंडर मतलब लड़का है तो वो क्या सोचता है और लड़की है तो वो क्या सोचती है, यही प्रभाव हुआ। मेन चीज ये है, इसको डिस्क्राइब कर दीजिएगा, आराम से हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं हम लोग। लड़का और लड़की के समान अवसर प्राप्त होते हुए, हाँ भाई, लड़का और लड़की के समान अवसर मतलब देखो समान अवसर, ये भी बोलता है कि लड़का और लड़की को समान अवसर कहाँ कहाँ दिया जा सकता है। बहुत सारे ऐसा क्षेत्र हैं, जैसे हम समझते हैं शिक्षा का समान अवसर उसको मिलना चाहिए, लड़का लड़की एक ही स्कूल में पढ़ना चाहिए। खेल कूद में भी उसको आराम से समान अवसर मिलना चाहिए। विज्ञान और तकनीकी यानी साइंस और टेक्नोलॉजी में समान अवसर मिल जाए। भाई साहब, ये जो एक्सपेरिमेंट कर सकता है लड़का, वो लड़की भी तो कर ही सकती है ना एक्सपेरिमेंट। ये तो आओ बनी रोबोट बना के बैठी हुई है, ये क्या, ये तो टाइम पास कर रहा है, खाली झूठ मूठ के एक ठो ले लिया है ऐसे करके और उसमें टाइम पास कर रहा है। ठीक, आगे, हम दोनों बराबर हैं, हम दोनों सक्षम हैं, बहुत सही बात है। समान अवसर समान सम्मान, यही है सच्चा विकास और सशक्त समाज की पहचान। वाह, स्लोगन बना दिया। कला और संस्कृति, नाच गाना भी कर सकता है आराम से, दोनों कर सकता है। नेतृत्व और निर्णय लेना, देखो दोनों भी अरे ये भाषण दे सकता है, ये भाषण नहीं दे सकती है, ये तो लड़की तो अच्छा भाषण दे देगी। ठीक है, भविष्य के सपने समाज साकार करना, भाई डॉक्टर इंजीनियर ये सब। देखो आकाश में सुनीता विलियम को देख लीजिए, भारत की नस्ल की ही है, गई कि नहीं गई वहां पे। चलिए, कल्पना चावला, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई साहब। तो समान अवसर अगर बोल देगा कि समान अवसर कहाँ कहाँ होता है, तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 को डिस्क्राइब कर दीजिएगा, 12 नंबर। आगे बढ़ते हैं भाई साहब। क्लास, अब वर्ग का क्या क्या चीजें होती हैं जरा वो देख लेते हैं, है ना। वर्ग में क्या क्या चीजें होती हैं, आइए भाई साहब समझते हैं वर्ग में क्या क्या चीजें होती है। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं वर्ग यानी क्लास का किशोरों पे प्रभाव। क्लास का क्या क्या प्रभाव पड़ता है, तो वर्ग का अर्थ क्या है, वर्ग मतलब किस क्लास से वो आता है ना। जैसे जिसकी आय, शिक्षा और जीवन स्तर अलग अलग होते हैं, मतलब आर्थिक एवं सामाजिक समूह से है। भाई साहब, आर्थिक और सामाजिक समूह से है, यानी कि उच्च वर्ग के लोग होंगे जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा होगा, मध्यम वर्ग के लोग जैसे मिडिल क्लास फैमिली, निम्न वर्ग के लोग मतलब लोअर क्लास फैमिली जिसके पास बहुत कम पैसा होगा। तो ये क्या हो जाएगा, बेहतर शिक्षा मिलेगा, इसको स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेगा। ये पढ़िएगा, बस ये देखिए कि भाई साहब इसका कैरियर बहुत अच्छा हो जाएगा, इसके पास टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा होगा, है ना, इसके पास अच्छा सुविधाएं होंगी, एसी उसी में बैठेगा ये आराम से। अब मध्य वर्ग में क्या हो जाएगा, इसमें क्या होगा, संसाधन सीमित रहेगा, इसको एसी नहीं मिलेगा लेकिन कूलर तो जरूर मिलेगा, है ना। कंपटीशन और सफलता का दबाव, यहाँ क्या होता है कि भाई साहब इसका पिताजी भी जो है बिजनेसमैन ही होगा, अपने पिताजी का ही बिजनेसमैन को संभालने के लिए एमबीए कर लेगा। लेकिन यहाँ क्या है, इनके पिताजी रहेंगे नॉर्मल सरकारी नौकरी वाले, इसके ऊपर दबाव रहेगा कि भाई साहब हमको जो है सरकारी नौकरी करना है। इसके ऊपर भी रहेगा कि भाई साहब हम तो बेटी हैं, हमको समान इच्छा मिल रहा है, जैसे बीएड भी कर रहे हैं लड़कियां, तो यही सोच करके कि आगे चल के हम टीचर बनेंगे, अपने पैरों पे खड़ा होंगे। तो क्या हो जाएगा, कंपटीशन
की भावना ज्यादा होगी, ये दबाव महसूस करेंगे, ये क्या करेंगे, दबाव महसूस करेंगे, है ना। अंतर क्या है, ये दबाव महसूस करेंगे कि भाई हमको जॉब चाहिए, ये दबाव महसूस करेंगे भाई मेरा जो कंपनी है वो और ऊपर चला जाए। अब आते हैं निम्न वर्ग, तो आर्थिक कठिनाई इसके पास होगा, संसाधन की कमी होगी। देखो इसको तो कूलर मिला, इसको तो पंखों नहीं मिला, बेचारा नीचे बैठ के पढ़ रहा है ना। कई किशोर जो है काम करने पे मजबूर हो जाते हैं, अपने पिताजी जैसे ठेला का सब्जी लगा रहे हैं तो कोई बच्चे जो है वहाँ पे बैठ करके ठेला के पर सब्जी जो है बेचते रहते हैं। तो ये सब क्या है, कम संसाधन है, कम अवसर है, चुनौतियाँ अधिक होती है। यहाँ क्या है, संसाधन सीमित है, प्रयास अधिक है, अवसर उपलब्ध है, संसाधन अधिक है, अवसर अधिक, विकास बेहतर होता है। तो कहने का मतलब है कि वर्ग का अंतर किशोरों के जीवन पे अवसर संसाधन, ध्यान, अवसर संसाधन और विकास की गति को प्रभावित करता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि वर्ग के प्रभाव अगर जहां भी आएंगे तो आपको ये उच्च वर्ग व मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग, यानी कि अपर क्लास फैमिली, मिडिल क्लास और लोअर क्लास, इन सबको आपको डिस्क्राइब कर देना होगा। और ये मेन चीज़ें हैं, संसाधन अधिक होती है, अवसर अधिक होता है, विकास बेहतर होता है। तो ये तीन चीज़ें, ये तीन चीज़ें इसको डिस्क्राइब कर दीजिएगा तो आराम से क्या हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा। अगर नहीं दिख रहा है मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ, आपको आराम से दिख जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई साहब। अब देखिए वर्ग असमानता क्लास है ना, यही चीज तो है। अच्छा इसको मैं एक स्लाइड और बना दिया हूँ सेम चीजें का। उच्च वर्ग में क्या है भाई साहब, अच्छा देखो ये एकदम गाड़ी बंगला में रह रहा है, आवास इसका अच्छा होगा, पक्के मकान हो जाएंगे, शिक्षा अच्छा मिलेगा, इसको सुविधाएं अच्छा मिलेगी, कार कंप्यूटर इंटरनेट सब मिलेगा, जीवन स्तर अच्छा होगा, कैरियर वगैरह अच्छा बनेगा। अब मध्य वर्ग में क्या हो जाएगा, साधारण रहेगा घर द्वार, शिक्षा जो है सरकारी नौकरी, निजी स्कूल, सीमित संसाधन रहेंगे, स्वास्थ्य के भी सीमित संसाधन रहेंगे, स्कूटर ही रहेगा इसके पास तो कार था। इसके बाद जीवन शैली जो है संतुलित रहेगी और अवसर, और इसको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है, कच्चे मकान रहेंगे, झुग्गी झोपड़ी रहेगी, शिक्षा रहेगा लेकिन कम रहेगा। तो ये सब सारे इसके ये हैं। ठीक है, चलिए वर्ग असमानता के परिणाम क्या होते हैं भाई, ध्यान से देख लीजिए। सामाजिक वर्ग असमानता यानी कि डिफरेंट अगर वर्ग बढ़ रहा है तो उसमें डिफरेंट असमानता भी आ रही है। क्या क्या चीजें असमानता आएंगी, तो सामाजिक असमानता बढ़ती है, अवसर में अंतर उत्पन्न होता है, आत्मविश्वास और सम्मान प्रभावित हो सकता है। निष्कर्ष, वर्ग असमानता को कम करके हम सभी किशोरों का समान अवसर प्रदान कर सकते हैं। क्लियर है, आइए ये देखिए, ये लगता है कि वही स्लाइड है, बिल्कुल वही स्लाइड है। आगे बढ़ते हैं। पोवर्टी यानी गरीबी पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो गरीबी पे क्या प्रभाव पड़ेगा, देखिए शारीरिक प्रभाव, गरीब रहेगा तो कुपोषण का शिकार होगा, शारीरिक विकास इसका कम होगा, यानी कि शारीरिक प्रभाव उसके ऊपर पड़ेगा। शैक्षिक प्रभाव भी पड़ेगा, क्या भाई, विद्यालय छोड़ने की संभावना बन सकती है, शिक्षा से वंचित रह सकते हैं, है ना, शैक्षिक संसाधन उसके पास कम मिलेगा। मानसिक प्रभाव क्या पड़ेगा, क्यों, क्योंकि गरीबी के प्रभाव पड़ रहे हैं ना, तो गरीबी ये क्या, मानसिक प्रभाव क्या पड़ेगा, हीन भावना बढ़ेगा, उसको तनाव बढ़ेगा, चिंता बढ़ेगा, आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा। सामाजिक प्रभाव क्या पड़ेगा भाई साहब, समाज में जो है बाल श्रम यानी कि लेबर जो कम बच्चे होते हैं, 14 साल से कम उम्र के बच्चे, वो क्या करते हैं, बाल श्रम करते हैं, बाल अपराध की संभावना बढ़ जाती है, सामाजिक अवसर उसके लिए सीमित हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या है, विद्यालय जाते बच्चे, और ये क्या है, बाल श्रमिक बच्चे हैं भाई साहब। इसके पास ये अच्छा खासा, इसके पास क्या है, घर द्वार है, अच्छा पैसा है, और इसके पास पैसा नहीं है, काम करने पे मजबूर है ना। तो ये क्या है, नियमित विद्यालय जा रहे हैं, शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, स्वास्थ्य एवं पौष्टिक भोजन मिलेगा, इसको उज्जवल भविष्य हो जाएगा, इसका आत्म विश्वास तथा सेल्फ कॉन्फिडेंस का बढ़ जाएगा। इसका क्या होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस घटेगा, विद्यालय ये स्कूल जाएगा नहीं, शिक्षा इसको मिलेगा नहीं, कुपोषण का शिकार होगा, बीमारियां बनेंगी, भविष्य जो है इसका जोखिम में चला जाएगा, तथा इसके अंदर तनाव और हीन भावना बढ़ जाएगा, और ये गलत संगति क्या होंगे, पकड़ लेंगे। तो बहुत सारे बुरे इफेक्ट पड़ते हैं। ठीक है, ये चीजें आपको लिख लेना है यहाँ पे आराम से, जो मैंने बताया है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं भाई साहब। गरीबी किशोरों के सर्वांगीण विकास में बाधा उत्पन्न करती है, बिल्कुल सही, और उनके भविष्य को प्रभावित करती है। अब आते हैं मीडिया का क्या प्रभाव पड़ता है ना। आइए देखते हैं भाई साहब, मीडिया का क्या प्रभाव पड़ता है, तो देख लेते हैं मीडिया का क्या प्रभाव पड़ता है। आइए भाई साहब, मीडिया क्या अर्थ होता है, मीडिया वो माध्यम जिसके द्वारा सूचना, ज्ञान एवं मनोरंजन लोगों तक पहुंचाया जाता है, जैसे टेलीविजन, टीवी, रेडियो, समाचार पत्र, इंटरनेट, सोशल मीडिया आदि,
है ना। मीडिया के सकारात्मक प्रभाव, दो प्रभाव पड़ते हैं, एक सकारात्मक एक नकारात्मक। अभी भी देख लीजिए, सकारात्मक और नकारात्मक ही प्रभाव पड़ते हैं। सकारात्मक में क्या होगा भाई, मीडिया जो है क्या करेगा भाई साहब, उसको ज्ञान और सूचना उसको मिलते जाएगा। ये हम पॉजिटिव इम्पैक्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसको शिक्षा और जागरूकता मिलेगी, कन्फर्म है। मीडिया से नई टेक्नोलॉजी हम लोग जान पाएंगे, नया नया विचार हमारे दिमाग में आ सकता है, सामाजिक एवं राष्ट्रीय मुद्दे उठ सकते हैं, जागरूकता बढ़ सकती है। अब ये मीडिया का ही तो कमाल है कि हमारा जो है प्रोटेस्ट चल रहा है वो सारा इंडिया जान रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन शिक्षा के अवसर मिल सकते हैं, बिल्कुल सही, हम लोग यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन शिक्षा ही मिल रहा है हमको। व्यक्तित्व विकास और स्किल डेवलपमेंट भी हम लोग कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे व्यक्तित्व विकास और स्किल डेवलपमेंट हो जाएगा, है ना। नकारात्मक प्रभाव क्या है भाई साहब, सोशल मीडिया की लत लग जाएगी, लत लग गया तो कहानी खत्म हो गया। हिंसा और अनुचित सामग्री, मतलब कोई भी गलत खबर है बहुत जल्दी फैल जाता है, ये एक का क्या है, नेगेटिव इम्पैक्ट है। साइबर क्राइम ज़्यादा होता है, ऑनलाइन फ्रॉड होने लगता है ना। उसके बाद अस्वस्थ जीवन शैली, मतलब जीवन शैली दबाव उत्पन्न होने लगता है, क्योंकि भाई ज़्यादा अगर टीवी देखोगे तो आंख दर्द करेगा। मानसिक तनाव और चिंता भी होने लगता है, बिल्कुल सही। देखिए ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, जानकारी का स्रोत है, मनोरंजन है, जागरूकता है, ठीक है, ये सब चीज़ें इम्पैक्ट पड़ जाएगा, ठीक। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर आराम से पढ़ लेना है अपने से, और आराम से इसको लिख लेना है अपने नोटबुक में। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे लगता है यहाँ तक दिख रहा होगा, हाँ बिल्कुल दिख रहा है। थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूँ, थोड़ा सा दिख जाएगा, ठीक। मीडिया का संतुलित एवं सही उपयोग करें, ये हमारे ज्ञान विकास और उज्जवल भविष्य का साधन बन सकते हैं। क्लियर है। आइए प्रमुख समस्याएं देखते हैं भाई साहब। प्रमुख समस्याएं, देखिए प्रमुख समस्याएं क्या क्या है ये तो आपको पता ही होगा, है ना। देख लीजिए, आइए देखते हैं प्रमुख समस्याएं क्या है ना। तो प्रमुख समस्याएं क्या है देखते हैं भाई साहब। क्या है प्रमुख समस्याएं, धार्मिक कट्टरता एवं अंधविश्वास बढ़ने लगता है, बिल्कुल सही बात है। लैंगिक भेदभाव बढ़ने लगता है, ये लड़का और लड़की आपस में देखेंगे भाई हम श्रेष्ठ हैं। सामाजिक एवं आर्थिक असमानता बढ़ने लगती है। गरीबी एवं बाल श्रम बढ़ने लगता है। सोशल मीडिया की लत लग जाना, आइडेंटिटी का संकट होना, मानसिक तनाव एवं अवसाद होना, सामाजिक दबाव एवं प्रतिस्पर्धा, जितने भी कारक हमने पढ़े हैं, या फिर ये मीडिया हो, गरीबी हो, वर्ग हो, क्लास हो, सब सारे के सारे का यहाँ पे निचोड़ है ये, ठीक है। ये क्या है, प्रमुख समस्याएं। अब आते हैं समाधान एवं सुझाव क्या है। समाधान और सुझाव से पूछा जाता है भाई सब क्या करो, किशोरों को वैज्ञानिक एवं तार्किक दृष्टिकोण दिखाना पड़ेगा। वैज्ञानिक मतलब साइंटिफिक और लॉजिकल दृष्टिकोण आपको दिखाना पड़ेगा। लैंगिक समानता को बढ़ावा देना पड़ेगा। सभी किशोरों को समान शैक्षिक अवसर मिलना चाहिए। गरीबी उन्मूलन के लिए प्रभावी योजना बनाना पड़ेगा। मीडिया साक्षरता यानी मीडिया लिटरेसी को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इससे क्वेश्चन एक आया हुआ था 5 नंबर का, ठीक है। परिवार एवं विद्यालय द्वारा उचित मार्गदर्शन देना पड़ेगा। परिवार को भी अलग से गाइडेंस करना पड़ेगा, और हमें जो है विद्यालय को भी गाइडेंस करना पड़ेगा। मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परामर्श सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। सकारात्मक सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण विकसित किया जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या है, मेन है प्रमुख समस्याएं। ये अपने देखो, ये मैंने बस की पॉइंट्स लिखा है, आपको तो ये अपने मन से बना के लिखना होगा। की पॉइंट्स अगर याद रहेगा तो हम आराम से एग्जाम में लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, समाधान और सुझाव, ये मैंने दे दिया। नेक्स्ट पढ़ते हैं भाई साहब, निष्कर्ष क्या है। निष्कर्ष पढ़िए। निष्कर्ष क्या है, तो निष्कर्ष है किशोरावस्था का विकास धर्म, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ, लिंग, वर्ग, गरीबी तथा मीडिया जैसे अनेक कारकों से प्रभावित हो सकता है। ये सभी कारक किशोरों के व्यक्तित्व, व्यवहार, अवसर एवं जीवन सृष्टि के आकार देते हैं। ये समाज, परिवार, विद्यालय मिलकर सकारात्मक प्रभाव वातावरण को प्रदान करें तथा किशोरों का सर्वांगीण विकास करें। कुछ चीजें की पॉइंट्स है, ये आपको याद रख लेना होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न। भाई साहब किशोरावस्था में धर्म का प्रभाव क्या होगा, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ, ये क्वेश्चन आप देख लीजिए। 8 के 8 क्वेश्चन है, 8 के क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा, बना लीजिएगा। चलिए ठीक है, ये 8 के 8 क्वेश्चन वही है जो मैंने इस स्लाइड में पढ़ाया है, वही 8 क्वेश्चन यहाँ पे हैं। आराम से इस 8 क्वेश्चन को
नोट करके और उसको इससे देख के बना लीजिए या फिर खुद से कहीं से गूगल कर लीजिए। क्वेश्चन यही रहेगा, पैटर्न यही रहेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग इसके बाद नेक्स्ट क्लास में। बीसीसी 2 का ये हमने क्या देखा अभी, ये हमने देखा बीसीसी 1 का यूनिट 2 का देखा, यूनिट 2 का टॉपिक 2 देखा। अब उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, टॉपिक 3, है ना। तो बीसीसी 2 हमारा समाप्त हो जाएगा। चलिए इसके बाद मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं सबको शेयर कर दीजिए ये वीडियो और अधिक से अधिक इस वीडियो का लाभ उठाइए। ठीक है, कोई भी दिक्कत होगा हमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं 7061889029। ये हमारा कांटेक्ट नंबर है। शिक्षा से रिलेटेड जो भी या फिर वीडियो से रिलेटेड जो भी दिक्कतें होंगी हमसे आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। क्लियर है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।